सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही, सभी तो एक बार कंफर्म कर देंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 5 रहेगा, जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड देखने वाले हैं, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण देखने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो शुरू किया जाए। जी शुरू करें। लैपटॉप चार्ज हो गया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके, कुछ खा पी के आए हैं। हाँ, खा पी के ही आएंगे भी। अमित सर को माइक दे दो। अमित सर के माइक की बैटरी आज डाउन हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जो भी है। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर ये एक्स्ट्रा रखा करो माइक, मतलब ठीक है ना। तो अभी आगे से ऐसा कोई इशू प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके ऑलराइट, ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, और जो भी जिसकी दिक्कतें हों क्लास के अंत में बता देना, है ना। चक्रवर्ती जी, जो करंट अफेयर का क्लास है, वो जो अनाउंसमेंट था उसमें मैंने आपको बताया था कि डेली करंट अफेयर का क्लास फ्री में हो रहा है सुबह 7 बजे। डेली करंट अफेयर करना चाहते हैं। बाकी एग्जाम स्पेसिफिक बोले तो जब भी कोई एग्जाम आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे एएलपी का एग्जाम आएगा आपका, ठीक है, तो एएलपी के लिए सर पूरा डिटेल में आपको करंट अफेयर करवा देंगे। तो इस तरीके से करंट अफेयर होगा। डेली तो हो ही रहा है, वो फ्री में है। 7 AM पे डेली आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कंटेंट स्ट्रक्चर्ड तरीके से सर प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक जो भी नीडेड है। इनफैक्ट सारे टीचर्स जो आप देख पा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, चाहे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस, या फिर जिंदल सर पढ़ा रहे हैं, या फिर मैथ्स के मैं आपको प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं, या फिर रीजनिंग आज से स्टार्ट हो गई है, कमल सर पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही कंटेंट सेंट्रिक चीज़ें चल रही हैं, इधर उधर की चीज़ें नहीं है। ठीक है, कंटेंट स्पेसिफिक ही सब कुछ यहाँ पर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो 7 AM पे आप डेली वो कर सकते हो। बाकी तो जब भी कोई एग्जाम होगा तो वहाँ पर होगा। ठीक है, मास्टर जौहर क्या, चलो तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पढ़ इसलिए रहे हैं बिकॉज हमारे जो ये पूरा अर्थ है हमारी, ठीक है, पृथ्वी है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है। अब बात आती है क्लासीफाई क्यों करना ज़रूरी है। क्लासीफाई क्यों करना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, मैं तो मेरी एक बड़ी गंदी आदत है कि मेरी चीज़ें कभी जगह पे नहीं रहती हैं। ठीक है, मम्मी भी इससे काफ़ी परेशान रहती है, और इनफैक्ट मैं भी खुद इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहता हूँ। जैसे अभी मेरे टेबल में कोई इधर बुक पड़ी हुई, उधर पड़ी हुई है, डायरी इधर पड़ी हुई है, सब कुछ इधर उधर, माउस पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे मतलब कुछ भी कपड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, सब इधर उधर। वो मैं बेड देख रहा हूँ, बेड पे तो कुछ कटोरी में थोड़े से अनार रखे हुए हैं, 2 वहाँ पर बुक्स और पड़ी हुई हैं। ठीक है, चद्दर पड़ा, मतलब कुछ भी सब अपनी जगह से तितरा बितरा। अभी मैं अपना ड्रॉर अगर खोल दूँ, ठीक है, इसमें खोला भी, ठीक है, अब इसी ड्रॉर में आप ये देख लो, मतलब रूम फ्रेशनर रखा हुआ है, दवाइयाँ रखी हुई हैं, ठीक है, डिओड्रेंट रखा हुआ है, ठीक है, मतलब सब कुछ भी वो नहीं है। तो इससे ये मैं बता क्यों रहा हूँ तुमको, ये बता इसलिए रहा हूँ कि मान लो कि मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गई कभी कि नेल कटर मुझे चाहिए, कहाँ ढूंढूंगा, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें ढंग पे अपनी जगह पे रखता ही नहीं हूँ, कहीं भी कुछ भी पड़ा रहता है। जब भी कुछ ढूंढने की बात आती है, जैसे कोई मुझसे बोलेगा ना कि वो चेकबुक देना या फिर फ़ोटो देना अपनी, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड देना, मुझे पता ही नहीं है। मुझे हर चीज़ फिर इधर उधर इधर उधर हर चीज़ में परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी गंदी आदत है। समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया। देखो, 3 सेक्शन बांट दी। सेल्फ हेल्प बुक मैंने कर दिया, अकेडमिक, और यहाँ पर मैंने नॉवेल्स कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर स्टेशनरी कर दिया, फिर मैंने मेडिसिन कर दिया। तो अब कितना आसान हो जाएगा मुझे, मेरे लिए चीज़ें ढूंढना। ठीक है, देख लो कितना ज्ञान देने में आदमी कितना आगे रहता। नहीं, देख लो कैसा ज्ञान दे रहा हूँ, और कर नहीं सकता हूँ ये कि अभी कर लूँ जाके, थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं तो मिलता है, थोड़ा लेट लेते हैं, सो लेते हैं, है ना। तो आदमी ज्ञान देने में कितना आगे होता है, वही मैं सोच रहा हूँ अपने बारे में, लेकिन खैर कोई नहीं। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे लिविंग स्पीशीज़ हैं, जैसे ये भैया हैं, ठीक है, और ये मैडम जी हैं, दोनों एनिमल हैं, दोनों एनिमल है। लेकिन अब इनको खोजने जाएंगे तो हमें पता है कि ये बर्ड में मिलेंगे, क्यों, उड़ती है ना ये, इसलिए। समझ रहे हो तुम? तो इसीलिए हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें पहले बैच खरीदना होता है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे क्या इसी को बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण या फिर वर्गीकृत। ठीक है, वर्गीकरण कैसे? अब देखो, वर्गीकरण में होता यह है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ऑल प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेरा मतलब वही है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको हम क्या करेंगे, ड्रॉर में डालते रहेंगे, ड्रॉर में डालते रहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ड्रॉर भी ना, ऐसे ड्रॉर के भी सब ड्रॉर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरा पूरा ये फर्नीचर है, ठीक है, पीछे, ओके, तो राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, एक पीछे है। इस तरीके से मैं सब डिवीजन भी कर सकता हूँ। राइट साइड में ना जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, चेकबुक्स हैं, ठीक है, कुछ मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब इधर आ जाएंगे। पीछे पूरा बुक्स वाला होगा, लेफ्ट साइड में अदर स्टेशनरी होगी। तो मतलब उसमें भी मैंने एक सेक्शन है, और उस सेक्शन में सब डिवीजन हैं। जैसे कि राइट साइड में मेरे पास 4 ड्रॉर्स हैं, तो उसमें भी मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। सेम गोज़ यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये भैया हैं, ये सबको पता है, ये एनिमल है, ठीक है, ये पता, ये एनिमल है, ओके, ये भी एनिमल है, मछली भी एनिमल है,
मेंढक भी एनिमल है, क्रोकोडाइल भी एनिमल है, सांप भी एनिमल। तो हम क्या अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो एनिमल में भी मैंने क्या किया, फर्दर और डिवीजन बना दिया, समझ रहे हो? तो एनिमल में मैंने क्या कर दिया, जैसे एनिमल है, ओके, तो इस एनिमल जो है इसका कुछ क्या होगा, फाइलम होगा। इसको या तो आप छोड़ दो या तो अभी देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंसान भी एनिमल्स हैं, हम इंसान भी एनिमल हैं, ठीक है, हम इंसान भी एनिमल हैं। हम बाकी एनिमल से कैसे अलग है? क्योंकि हम कॉर्डेट्स हैं। अभी सर ये कॉर्डेट क्या होता है? मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाऊंगा। काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जिनके पास कॉर्डेट होता है। फिर कैसे डिवाइड करेंगे? मैमल, फिर प्राइमेट्स, फिर होमिनिडे, फिर होमो, फिर सेपियंस। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये सुना होगा कि हम इंसान होमो सेपियंस होते हैं। तो होमो हमारा जीनस है और सेपियंस हमारा स्पीशीज़ है। मतलब डिवीजन है फ्रॉम, ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एशिया कॉन्टिनेंट है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि मान लो इंडिया कंट्री है। इस कंट्री में बहुत सारे स्टेट है, जैसे मान लो यूपी स्टेट है। इस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगह है। अब वो जगह में ज़्यादा डीप पे जाऊँगा नहीं, ठीक है। कोई भी जगह मान लो, जैसे कि नवस्ता एक जगह है, ठीक है, तो वो मैंने जगह बोल दी यहाँ पे। तो ये क्या, मैं क्या घुसता चला गया बड़े से छोटे में, वही है ये। किंगडम सबसे बड़ा लेवल है। देन इस किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम्स आएंगे, ठीक है। जैसे इस एनिमल किंगडम के बहुत सारे फाइलम होंगे, उसको फाइलम बोलते हैं। इस फाइलम में बहुत सारे क्लास होंगे, इसमें बहुत सारे ऑर्डर होंगे, इसमें बहुत सारे, इसमें फैमिली होगा, उसमें जीनस होगा, देन इसमें स्पीशीज होगा। ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। समझ में आई बात? बूझा कि नहीं बूझा? अब ये जो पूरा सिस्टम है, आपको ये सिस्टम जो पूरा है, ये याद होना चाहिए आपको। ये याद होना चाहिए, किंगडम से लेकर फाइलम तक ये पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए। कैसे रटेंगे? यहाँ पर लिखिए ट्रिक। सम गर्ल्स फ्रॉम आर क्लास प्ले कबड्डी। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। याद हो गया? नहीं हुआ? करो, जरूरी है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। यह सभी पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों सहित जीवों का वर्णन, नामकरण और वर्गीकरण करने का विज्ञान है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कार्ल लाइनस आए। कौन है? कार्ल लाइनस। एक किताब पब्लिश करी, सिस्टम नेचुरे, 1735 में, 1735 में। और इन्होंने जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको दो किंगडम्स में डिवाइड किया, या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल। जस्ट देखो, इससे पहले भी अगर आप अपनी NCERT की किताब खोल के देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये NCERT है, ठीक है, आपको पता है मैं NCERT लेके चल रहा हूँ सब, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे। चलिए, अभी दिख रहा होगा ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये काम किया था किसने? एरिस्टोटल जी ने। एरिस्टोटल ग्रुप्ड एनिमल्स बाय हैबिटेट, लैंड, वाटर एंड एयर। 4th सेंचुरी BC की बात है। सबसे पहले काम एरिस्टोटल ने किया था। बट एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, किस पे किया था? सिर्फ ही मेनली रिलाइड मेनली ऑन ईजिली ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, कि ये चल नहीं सकता है तो ये प्लांट हो गया, ये चल सकता है तो ये एनिमल हो गया, ठीक है, इस बेसिस पे। ओके, एंड बाई हैबिटेट, कि कहाँ रह रहा है, जमीन में कि पानी में कि हवा में। उस बेसिस पे एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सबसे पहला था। लेकिन इट वॉज कार्ल लाइनस जिन्होंने इस तरीके से किंगडम्स में डिवाइड किया, डिवाइडेड लाइफ इनटू प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC का मतलब क्या हुआ? अब आपको जिंदल सर ने पढ़ाया है पहली हिस्ट्री क्लास में। BC का मतलब क्या है, AD का मतलब क्या है, और 4th सेंचुरी BC अगर मैंने बोल दिया तो जरा कमेंट बताइए कि 4th सेंचुरी BC का मतलब क्या हुआ। ऋग्वेद एंड दी, और सर ने आपको ऋग्वेद भी पढ़ा दिए है ना, तो जरा बताओ जरा ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो द ऋग्वेद एंड द बृहद संहिता क्लासिफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है कहाँ पे वो जीव रहता है, कहाँ पे वो स्पीशीज़ रहती है। स्पीशीज़ अभी याद करो, सम गर्ल्स है ना, फ्रॉम, आर, क्लास, प्ले, कबड्डी। तो स्पीशीज़ सबसे बेसिक एकदम फंडामेंटल आप यूनिट आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन की, ठीक है। स्पीशीज़ में आप ये समझ लो कि एकदम हम डेप्थ में उतर गए, और जिनका स्पीशीज़ सेम है वो बहुत ही क्या स्ट्रक्चरली सेम है। स्पीशीज़ जिनका सेम है वो स्ट्रक्चरली सेम है, ठीक है। तो ये क्या? स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो हैबिटेट का मतलब वो स्पीशीज़ रह कहाँ रही है, जमीन में रह रही है, स्थलीय है, पानी में एक्वेटिक है, या फिर एरियल हवा में है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे था। 4th सेंचुरी BC का मतलब होता है 300 BC से लेके 400 BC के बीच का जो समय अवधि होती है, इसको 4th सेंचुरी BC बोलते हैं, ठीक है।
कार्ल लाइनस ने सबसे पहले प्लांट और एनिमल में क्लासिफिकेशन किया, ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी वो जो एक जगह से दूसरी जगह में नहीं चल सकते और अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको उन्होंने प्लांट बोला। और ऑर्गेनिज्म दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं और खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, उसको उनको बोला एनिमेलिया। ठीक है, फिर बात यह यार ये अमीबा पैरामीशियम वगैरह हैं, ये किस में आएंगे? क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट और एनिमल है ये दोनों तो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन ये तो एक कोशिकीय जीव है, तो फिर इनको किस में रखा जाए? तो हंस चकल ने बोला कि दिक्कत क्या लेते बेटा, आप इधर 1866 में उन्होंने एक नया किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा। क्या बताया? प्रोटिस्टा। और वहां पर इनको रखा। समझ में आई बात? टू एड्रेस दिस साइंटिस्ट एडेड अ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा टू इंक्लूड यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं और बहुत छोटे सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तुमने देखा अमीबा, वो देखो अमीबा जा रहा है, वो देखो अमीबा जा रहा है, वो देखो पैरामीशियम जा रहा है, देखा? किया तुमने कभी ऐसा? किया तुमने ऐसा कभी? चप्पल पड़ेगी तुम्हारे। क्यों? ये पैरामीशियम चप्पल के जैसा होता है, अभी हम देखेंगे। तो ये हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये यूनिसेलुलर नेचर के हैं। तो प्लांट जो हमारे एनिमल है वो तो कैसे हैं? वो तो मल्टीसेलुलर है। ठीक है, फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, जब बात आगे बढ़ी तो फिर ये पता चला यार कि जो बैक्टीरिया लोग हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन उनके पास जो है न्यूक्लियस नहीं है ढंग का। इनके पास तो है ढंग का। अमीबा पैरामीशियम के पास तो न्यूक्लियस ढंग का है, प्रॉपर न्यूक्लियस दिख रहा है कि ये सेल है और ये देखो न्यूक्लियस है। लेकिन बैक्टीरिया लोग के तो ये सेल है और न्यूक्लियस कहीं दिख ही नहीं रहा, सेल ऑर्गेनल्स कहीं दिख ही नहीं रहे। मतलब ये होगा कि बैक्टीरिया लोग प्रोकैरियोटिक में पढ़ाया था, सेल टॉपिक में पढ़ाया था, आज से सालों पहले की बात है, याद है कुछ? ठीक है, तो बैक्टीरिया के पास जो होता है क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और वो जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है बैक्टीरिया में, उसको क्या बोलते हैं जरा कमेंट करके बताइए। सेल टॉपिक में पढ़ाया था। लेकिन क्योंकि दोनों यूनिसेलुलर हैं, यानी कि अमीबा पैरामीशियम और ये बैक्टीरिया दोनों यूनिसेलुलर हैं, तो फिर डिफरेंस कैसे करेंगे? तो कोपलैंड ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, एक और बना देते हैं किंगडम, मोनेरा, 1938 में। ठीक है, मोनेरा में उनको रख दो जो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, यानी अपने सारे बैक्टीरिया लोग। समझ में आई कुछ बात करनी? भेजे हम बात चढ़ी नहीं चढ़ी तो चढ़ाते हैं मेरे को। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं हमारे बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोलस मत बोल देना बेटा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस अलग चीज़ होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस में राइबोजेनेसिस होता है, राइबोसोम्स बनती है, राइबोसोम की इनफैक्ट सब यूनिट्स बनती हैं जो बाहर निकलती हैं न्यूक्लियस से, एंड देन कॉन्टैक्ट में आके वो राइबोसोम्स बनती हैं और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपकती हैं जाके, और उस पार्ट को जहाँ से वो चिपकती हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो समझ में आई बात इतनी? कार्ल लाइनस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के जनक के तौर पर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसका क्लासिफिकेशन करने का काम इन्होंने ही किया था, जब इन्होंने प्लांट और एनिमेलिया दो किंगडम्स में डिवाइड किया था। फिर आगे जाके जैसे अर्न्स्ट हैकेल आया, प्रोटिस्टा उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर कोपलैंड आया, यहाँ पे कार्ल वूज दिया हुआ है, लेकिन कार्ल वूज को ना याद करके जो एनसीईआरटी में हमारी दिया हुआ है, नई वाली एनसीईआरटी में, वो हम याद करेंगे कोपलैंड। इन्होंने मोनेरा जगह ऐड कर दिया इन्होंने 1938 में। और साल भी याद रखें कृपया, जब मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो अर्न्स्ट हैकेल फिर से आएंगे, बिकॉज जो इकोलॉजी हम पढ़ते हैं उसको इन्होंने सबसे पहले यूकोलॉजी करके 1866 में इन्होंने बताया था, इसलिए फादर ऑफ इकोलॉजी अर्न्स्ट हैकेल को ही जाना जाता है। इकोलॉजी के जो जनक के फादर है उन्हीं को बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। और फाइनली जाके आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जब इन्होंने फंगस को भी ऐड किया। फंगस को ऐड करने की क्यों जरूरत पड़ी? ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो कार्ल लाइनस ने प्लांट और एनिमल के बारे में ही बताया था, जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता है। ठीक है, फिर बात ये आई कि यार ये तो ये मल्टीसेलुलर है, ठीक है, लेकिन अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये तो यूनिसेलुलर होते हैं। तब जाके अर्न्स्ट हैकेल ने बोला ले लो, प्रोटिस्टा लो। फिर बात आई कि यार ये बैक्टीरिया लोग भी तो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इनके पास तो न्यूक्लियस नहीं, इनके पास तो है न्यूक्लियस, तो फिर तो कोपलैंड ने ले लो, मोनेरा लो। ठीक है, फिर बात ये आई कि यार ठीक है, वो बातें तो ठीक है तुम्हारी, है ना, क्या कि ये सब ऐसे वैसे हैं, लेकिन एक और कुछ जैसे फंगस वगैरह मिली हमें, मतलब एक और फंगस क्या मिली, मतलब पहले तो उसका नामकरण कुछ हुआ नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ मिली जो कि ऑटोट्रॉफिक नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा वो डिटेल में लिखा भी होगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा होगा कि द किंगडम प्रोटिस्टा, जो चलो अभी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, कि प्रोटिस्टा में क्या क्या है, क्या सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि मशरूम जो है ये प्लांट की तरह मूव नहीं कर सकती है, लेकिन हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट लोग तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, लेकिन प्लांट की तरह, जैसे मशरूम आपने देखा है, मशरूम, ठीक है, अब मशरूम प्लांट की तरह होता लगता है, लेकिन वो जो चल भी नहीं पाता है, लेकिन क्या वो अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाता है? नहीं, डिराइव करता है, वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है किसी और से, और इसीलिए हम बोलते हैं हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि विषम पोषीय जीव हैं। अपना जो पोषण है वो खुद से नहीं करते हैं, जो खुद से करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो विषम पोषी कहलाते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जब ये बात आई तो फिर इट वाज फाइनली आर.एच. व्हिटेकर जिन्होंने 1969 में 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये लाइनस वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर का इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसका भी चार्ट मैं बनाने वाला हूँ। कौन बनाने वाला है? मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं चार्ट बना देता हूँ और फिर उसके बाद चार्टते हैं मिलके, मतलब आगे का जो फैक्ट वगैरह है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें। देखो, तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 5, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इसको अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि ये भाई लोग क्या, पहले हमें सबसे पहले ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। बड़ी आसानी से जो आगे लिखा हुआ है ना, ये सब समझ में आ जाएगा सर, सब समझ में आ जाएगा। ये बस समझना ध्यान से, बहुत छोटा टॉपिक है आज का। मैं जानबूझ के इसीलिए आज प्लांट किंगडम नहीं करवाने वाला हूँ, नहीं तो तुम्हारे लिए बड़ा हो जाएगा। ये जो पूरा जो ये चैप्टर है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इसीलिए मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। वैसे जब मैं एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ तो 2 पार्ट में जनरली डिवाइड करता हूँ पूरा, जैसे ये पार्ट जब भी पढ़ा रहा हूँ प्लांट किंगडम साथ में और एनिमल किंगडम अलग में। लेकिन आज जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये अभी यहाँ पे हम पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, कल प्लांट किंगडम देखेंगे, परसों एनिमल किंगडम देखेंगे, ठीक है। सो दैट कि प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए, बिकॉज सबसे कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर लोगों को लगता है वो यही लगता है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, ठीक है। लेकिन एकदम आसान होगा, बस फोकस आपको नहीं हटाना है, ओके। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन आएगा जिसकी बॉडी सबसे बेसिक होगी। ये तुम एकदम ध्यान में बैठा लेना कि हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाते हैं, हम बेसिक से एडवांस में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक कौन हुआ? सबसे बेसिक वो हुआ जो यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकी है, एक ही सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर हो गया वो, ठीक है। दूसरा, यूनिसेलुलर पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक नेचर का है। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। एक कोशिकी है और वो उसका जो सेल है वो प्रॉपर तरीके से भी डेवलप नहीं हुआ है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, इसको बोल देंगे मोनेरा, ठीक, समझ आ गई बात। अब हम बेसिक से एडवांस में बढ़ेंगे, आपको ही पता है बेसिक से एडवांस में बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ते हैं एडवांस में। अब आएंगे कि हम भाई यूनिसेलुलर तो है, लेकिन अब प्रोकैरियोटिक से हम यूकैरियोटिक में आएंगे। किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे। अब ऐसे याद, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो इसको, क्योंकि आगे भी तो डिवीजन करना पड़ेगा ना। तो अब हम आ जाते हैं उस पर, जो यूनिसेलुलर तो है, ठीक है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, वो अब यूकैरियोटिक हो गया है, ठीक है, यूकैरियोटिक है। इनको बोल दिया मैंने क्या? ठीक, डन। अब फर्दर डिवीजन करते हैं। वो जो अब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, भाई देखो मल्टी सेलुलर हो गए, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है, और यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक। भाई मेरे प्रो से अगर यू में आ गए, बेसिक से एडवांस में आएंगे तो पीछे तो जाएंगे नहीं। यूकैरियोटिक में अगर हम आ गए हैं तो पीछे तो जाएंगे नहीं, अगर एक बार आगे बढ़ गए तो। मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है, ध्यान सुनना, मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है, ध्यान से, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है, ठीक है, समझ आई बात। इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेल वॉल है या नहीं है? सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल नहीं है तो जरा बताओ कौन आ जाएगा, और सेल वॉल है तो कौन आ जाएगा? किसमें सेल वॉल पढ़ाई थी? प्लांट आ जाएंगे और फंगस आ जाएगा, ठीक है। और सेल वॉल नहीं है तो एनिमल, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये हो गए आपके 5 फाइलम। क्या हो गए? 5 फाइलम, सॉरी किंगडम। फाइलम तो इसके नीचे अंदर आएंगे, तो यह हो गया आपके 5 किंगडम। ये पूरा आपका बना हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे किस तरीके से ये दिया हुआ है पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, पुराना न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है और न्यूक्लियस भी नहीं है, तो मोनेरा आ जाएगा। अब हम इसके एग्जांपल्स वगैरह भी देख रहे हैं, उस पर फोकस मत करना, एग्जांपल्स पे। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? यूनि है, एक कोशिकीय है, तो प्रोटिस्टा। मल्टी में आएंगे तो सेल विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, वो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हम एक एक करके सारा कुछ एक एक किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हमें मेनली जो डिटेल में पढ़ना होता है वो इसके बारे में पढ़ना होता है, प्लांट और एनिमल। तो आज हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे, और कल ये पढ़ेंगे और परसों ये पढ़ेंगे,
ठीक है। और धीरे धीरे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं इस चैप्टर में, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी की ओर, वैसे ही चैप्टर भी कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ेगा। आज का थोड़ा सा आसान लगेगा, कल का भी ज़्यादा कोई टफ नहीं लगेगा, और एनिमल में काफ़ी लोगों को टफ लगता है, लेकिन अगर आपने पहले दिन इंटरेस्ट डेवलप कर लिया तो वो टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इग्नोर करिए। सबसे पहले आते हैं किंगडम मोनेरा पे। सेल टाइप कैसा था मोनेरा का? प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक में कौन लोग आते हैं? प्रोकैरियोटिक में आते हैं आपके सारे बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था, उसका एग्जांपल क्या था? प्रोकैरियोटिक का सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में ही आते हैं। उनकी जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होगी, कोई वास्तविक नाभिक नहीं होगा, या झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं देखने को मिलते हैं उसमें। ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, पेप्टिडो कुछ में सेल वॉल देखने को मिलेगी जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होगी। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हिटोट्रॉफिक भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी कि देखो एक ध्यान चीज़ सुनो, बैक्टीरिया हम क्या सुनते हैं? बैक्टीरिया ये ना, ये दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंत में रहते हैं। जब आगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इस चीज़ को बताऊंगा कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन हमारी इंटेस्टाइन से डिराइव करते हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरिया कोई चीज़ जो सड़ रही होती है उसको सड़ा रहे होते हैं बैक्टीरिया, तो यानी वो क्या कर रहे हैं, वो डेड और डिकेइंग मैटर से, सड़ रही चीज़ से अपना न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे हैं, और ऐसों को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। ऐसों को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्या है? मृत जीवी का मतलब ये होता है जो मृत चीज़ों से, डेड और डिकेइंग मैटर से, सड़ रही हुई चीज़ से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। पैरासिटिक यानी परजीवी वो होते हैं जो मर रही नहीं, जो किसी दूसरे पे रहते हैं, मतलब दूसरे लिविंग बींग पे आश्रित रहते हैं, दूसरा लिविंग बींग के बॉडी पार्ट पे वो आश्रित रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पैरासिटिक का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे अभी मैंने बताया बैक्टीरिया रहते हैं हमारी इंटेस्टाइन्स में। अगर वो हमारी इंटेस्टाइन वॉल्स को धीरे धीरे खाना शुरू कर दें तो हम मर तो गए नहीं है, हमारी इंटेस्टाइन मर तो गई नहीं है, तो हमारा न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, कि ऐसों को बोलते हैं पैरासिटिक। जैसे तुमने जोंक को जानते हो, जोंक जो खून चूस लेती है, जोंक वो कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, लेकिन वो पैरासिटिक, वो भी नेचर का ही होता है, समझ रहे हो, जो दूसरों का खून चूसते हैं ऐसे। तो ये हो गया हीटोट्रॉफिक, जो किसी दूसरे से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं आपके बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी अपना खाना खुद से बनाते हैं। कौन होते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में हम देखेंगे क्या, दो टाइप के, तो यू बैक्टीरिया यानी जो ट्रू बैक्टीरिया है, और एक आर्की बैक्टीरिया यानी कि जो एंशिएंट बैक्टीरिया, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। मतलब आर्की बैक्टीरिया वो हो गए वो बैक्टीरिया जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर। और यू बैक्टीरिया वो हैं जो थोड़े से डेवलप हो चुके हैं। तो ये मोस्ट कॉमन, ठीक है, एक सेकंड, तो ये आपको मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है। सेल वॉल इनमें पेप्टिडोग्लाइकन या पेप्टिन की बनी हुई होती है। न्यूट्रिशन मोस्टली हीटोट्रॉफिक नेचर का होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन में मोस्टली हीटोट्रॉफिक होता है। सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं या पैरासिटिक होते हैं, सब ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि स्वपोषी होती है, अपना खाना खुद से बनाते हैं। और उसका एग्जाम्पल है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। हाँ, लीच बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जोंक को। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो एक और नाम है ये ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, नीला हरा शैवाल, ये ध्यान रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो एल्गे होते हैं एक तरीके के साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया। खाना खुद से बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसलिए फोटो ऑटोट्रॉफ बोल रहे हैं। क्या करता है ये? फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ये परफॉर्म करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम में मोनेरा में हम आर्के बैक्टीरिया को देखते हैं। दे लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, ये चरम वातावरण में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गए, सॉल्ट लेक्स हो गए, स्वैम्स हो गए। अब जो सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहां पर भी सॉल्ट टॉलरेंट की बात आए, जहां पर भी सॉल्ट की बात आए, ध्यान रखना हेलो शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर भी टेम्परेचर का इस्तेमाल आए वहां पर आपका थर्मो शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं अभी आपको उसमें एनसीईआरटी में लेके चलूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलो पहले, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं एनसीईआरटी पे, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, ये मोनेरा पे आ गए हम लोग, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गे और अमंग फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे। मैंने आपको बताया है, ज्योग्राफी में आपको जिंदल सर पढ़ाएंगे भी, कि किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ, कि किस तरीके से हमारा जो वायुमंडल है उसका एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले इट वॉज दी बैक्टीरिया जो हमारे यहाँ पे है, तभी तो उनकी सेल उतनी डेवलप्ड नहीं है, बहुत पुराने ना। तो उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन बनाई थ्रू फोटोसिंथेसिस। अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर made the earth suitable for other forms of life. Fossils of ancient cyanobacteria are found in structures called as stromatolites. This is important. नोट कर लो इसको, आ गया तो लोग धंस जाएंगे इसमें, बता रहा हूँ, धंस जाएंगे इसमें लोग, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इससे। फॉसिल्स ऑफ जो जीवाश्म हैं, जीवाश्म जो बहुत ही पुराने हैं साइनोबैक्टीरिया हैं, उनके जीवाश्म हमें कुछ स्ट्रक्चर जिनको हम स्ट्रोमैटोलाइट्स बोलते हैं वहाँ पर मिलते हैं। जैसे दे वर फाउंड इन राजस्थान एंड एमपी। दे प्रोवाइड सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द अर्थ के, हमें ये एविडेंस देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़, ध्यान रहेगी इतनी चीज़। तो मोनेरा में अगर हम आएंगे तो
ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स दैट आर ग्रुप्ड अंडर मोनेरा। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर, हॉट स्प्रिंग्स एंड अदर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बोला ना कि सॉल्ट टॉलरेंट भी होता है, जिनको हेलो टॉलरेंट बोल देते हैं। हेलो टॉलरेंट बैक्टीरिया, हेलो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट के लिए, जो बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। वेयर मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव, वहां पर सर्वाइव कर लेते हैं। इवन तभी तो ये जब हमारी लाइफ बनी तब ये एग्जिस्ट कर पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने में सक्षम है। एंड इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडीज, अब मैंने आपको भी बताया हमारे अंदर रहते हैं इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे बैक्टीरिया। इनफैक्ट आपको एक फैक्ट अभी मैं बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाए शायद। हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन की बॉडी में ह्यूमन सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है हमारी जितनी सेल्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन इज मोर बैक्टीरिया दैन ह्यूमन, ये मैं बोल सकता हूँ कि हमारे अंदर ह्यूमन सेल से ज़्यादा तो बैक्टीरिया की सेल्स हैं, पता है आपको, ठीक है। इतने सारे बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे हमारी मेनली तो इंटेस्टाइन में रहते हैं और बहुत सारे उनमें अच्छे होते हैं। जितने अच्छे बैक्टीरिया होंगे उतना ही आपका मूड अफेक्ट करते हो बहुत अच्छी तरीके से। आपने लॉर्ड रवि किशन को कहते सुना होगा ना कि ब्रेन इज आर सेकंड गट, ब्रेन इज आर सेकंड गट। तो बिल्कुल ट्रू है, मैंने एक शॉर्ट रील भी डाली थी, वो आगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो वहाँ पर मैं आपको उसका कनेक्शन भी बताऊंगा कि क्यों ब्रेन को सेकंड गट बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली वो एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। खैर, दे आर ऑल्सो फाउंड इन दी गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट क्या होते हैं? रूमिनेंट आपने देखे हैं कई सारे, जैसे हमारे गाय भैंस होते हैं, ऐसे खाना चबाते रहते हैं। वो मैं अगेन न्यूट्रिशन चैप्टर में बताऊंगा रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है। लेकिन आपने देखा होगा खाना खाने के बाद भी अपने दांत ऐसे चलाते से रहते हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में खाने को थोड़ा बाहर निकालते हैं, उसको चबाते हैं और इस तरीके से वो डाइजेस्टिव प्रोसेस का उनके पार्ट होता है। रूमिनेंट्स उनको बोलते हैं। गाय भैंस को आपने देखा होगा बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है। तो उनके गट में भी जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके गट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो जब वो एक तरीके से अपना फीसल मैटर निकालते हैं, जो गोबर करते हैं, तो उसमें उसके थ्रू वो बाहर निकलते हैं और वो बायोगैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन करते हैं इसका बायोगैस का फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। तो जो डंग होता है कि जो गोबर होता है उससे वो बायोगैस बना देते हैं, क्योंकि उनके गट में ऑलरेडी वो बैक्टीरिया मौजूद होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं और जो डिजीज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो डिजीज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे डिजीज वाले टॉपिक में, बट मेनी आर यूजफुल ऑल्सो। जैसे हमारे काफ़ी सारे हमारे तो गट में, इंटेस्टाइन में, जैसे लैक्टोबैसिलस है, राइजोबियम है, ठीक है। तो राइजोबियम अभी हम देखेंगे, राइजोबियम रूट्स में देखने को मिलता है। कैसे हेल्पफुल है वो भी बताता हूँ। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ एंड आर ऑटोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर्स। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गे है। रामबख्श सिंह के बारे में दिया हुआ है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे जो पहले साइंटिस्ट थे अगर हम बात करेंगे जिन्होंने बायोगैस, इंडियन साइंटिस्ट जो बायोगैस टेक्नोलॉजी को लेकर इन्होंने काम किया, और इन 1957 इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिया का पहला साइंटिफिकली डिजाइन बायोगैस प्लांट एट रामनगर सीतापुर में पहला बायोगैस, ठीक है, साइंटिफिकली डिजाइन बायोगैस प्लांट जिन्होंने डेवलप किया था रामबख्श सिंह ने। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक क्लियर है सभी को सारी चीज़ें। अभी साइनोबैक्टीरिया किस तरीके से डिकम्पोजर, किस तरीके से ये राइजोबियम किस तरीके से क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आते हैं हम किस पे? मोनेरा हमने सारा पढ़ लिया, अभी हम आते हैं प्रोटिस्टा पे, ठीक है। हमने साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर करते चल रहे हैं कि एनसीईआरटी में से कुछ छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी मेनली मैं आपको बता दूं, दो चीज़ अभी मोनेरा में याद करनी है। एक तो ये जो स्टोमेटोलाइट्स वाली चीज़ है, एक तो वो, और ये रामबख्श सिंह वाली, ठीक है। बाकी तो सबने देखी, बाकी सब तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अभी और किंगडम प्रोटिस्टा पे आते हैं। तो प्रोटिस्टा हमने कब आगे बढ़ा, हमने क्या पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में कि जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है बट अभी ये यूकैरियोट में आ गए हैं, यानी इनकी बॉडी थोड़ी सी और डेवलप हो चुकी है। एक वास्तविक इनमें नाभिक यानी कि एक ट्रू न्यूक्लियस और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, और इसमें सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल की भी बात नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक है, मोस्टली यूनिसेलुलर, सम आर कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर, कुछ हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। लोकोमोशन कैसे करते हैं? थ्रू अपेंडेजेस। गति कैसे करते हैं? अपेंडेजेस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, गति करते हैं अपेंडेजेस के थ्रू। क्या मैं लोकोमोशन को मोशन लिख सकता हूँ? आंसर इज नो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन, ठीक है, एंड लोकोमोशन या मूवमेंट, ठीक है, या लोकोमोशन में क्या अंतर है? क्योंकि जैसे कहीं कहीं पे आप देखोगे, ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एक सेकंड, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर होता है। मूवमेंट का मतलब हो गया जैसे मैंने अपना हाथ को मूव किया, लेकिन अभी भी मैं अपनी चेयर पर ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने अपने लेग को मूव किया, लेकिन अभी भी मैं अपने चेयर पर बैठा हुआ हूँ। लोकोमोशन तब होगा जब मैं अपनी जगह से छोड़ के किसी और दूसरी जगह पे जाके बैठ जाऊं, दैट इज लोकोमोशन। पूरी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि पोजीशन चेंज हो रहा है तो लोकोमोशन होता है, ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। मूवमेंट तो सिंपल, मैंने हाथ को मूव कर दिया, पैर को मूव कर दिया, वो सिंपल मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन इज जब मेरी पोजीशन भी चेंज हो। सवाल बना है इस पे रेलवे में, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन पे आते हैं, पोषण इनका ऑटोट्रॉफिक। उसमें हमने क्या देखा था मोनेरा में? ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक दोनों हो रहा था। प्रोटिस्टा में जनरली आपको ऑटोट्रॉफिक देखने को मिलेगा और हिटोट्रॉफिक भी साथ ही साथ देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक में आपको कुछ एल्गे मिलेंगे, शैवाल, ठीक है, और यहाँ पर प्रोटोजोआ आपको देखने को मिलेंगे जो हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा है अमीबा, ठीक है। इसके साथ मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ अमीबा के थ्रू। तो वैसे ये न्यूट्रिशन टॉपिक नहीं चल रहा है, न्यूट्रिशन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अमीबा क्या करता है? इसका पहली बात तो कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। जब भी कोई फूड पार्टिकल आएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है? अपने पैर फैलाता है और इनको हम बोलते हैं स्यूडोपॉड्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स,
और पॉड्स का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट, यानी कि इसके असली के पैर नहीं, नकली के पैर हैं। नकली के पैर क्यों हैं? क्योंकि ये भी पैर बन सकता है, ये भी पैर बन सकता है, ये भी पैर बन सकता है, कुछ भी पैर बन सकता है, तो ये पैर है नहीं, वो पैर बना लेता है, स्यूडोपॉड्स इसलिए बोलते हैं। तो फूड पार्टिकल को क्या करेगा, ये अंदर ले लेगा। तो क्या खाना खुद से बनाया? नहीं, खाने को इसने अंदर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें करता है ये। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसमें जैसे स्यूडोपॉड देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से एक इसका एग्जांपल और है अमीबा के अलावा, जो प्रोटोजोआ इसमें क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा में आता है, और ये होता है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम आप देखोगे तो ये थोड़ा सा चप्पल की शेप का है, चप्पल के आकार का ही है। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्लीपर्स होती हैं उसकी शेप का ही है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके आप देखोगे एंड्स पे तो कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने क्या टर्म यूज़ करने बोला था आपको, बताओ, याद है आपको? एनिमल वाला जो हम एनिमल टिश्यू कर रहे थे तो उसमें सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कुछ पढ़ाया था आपको। कमेंट में आप मुझे बता दीजिए सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको बोलते हैं सीलिया। ये इसके मूवमेंट में, यानी सॉरी, इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ध्यान रख, लोकोमोशन अभी समझ में आ गया क्या है? तो इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और कोई इसको अगर फूड पार्टिकल लेना होता है तो उसको भी अंदर डालने में ये काम करते हैं, यानी मूवमेंट भी करवाते हैं एंड लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, जो सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे वो। ठीक है, देन आता है यूग्लेना, ये फ्लैगलेट है। फ्लैगलेट का मतलब यहाँ पे लोकोमोशन के लिए फ्लैगलम का यूज होता है, यहाँ पे लोकोमोशन के लिए और फूड अंदर लेने के लिए स्यूडोपोड्स, यहाँ पर सीलिया, तो यहाँ पर फ्लैगलम का यूज होता है। एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक पूंछ जैसा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है यूग्लेना में। ठीक है, तो यूग्लेना में लोकोमोशन के लिए फ्लैगलम का यूज किया जाता है, अमीबा में किसका, स्यूडोपॉड का, और पैरामीशियम में सीलिया का यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ, और यहाँ पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, तो ये आपको सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, तो हमारी इनर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, प्लस हमारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जहाँ पर वो एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, जो हमारा फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस वाला पार्ट होता है वहाँ पर, और इनर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा जो म्यूकस है उसके मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अब प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर है, बढ़ चुके हैं, हिटोट्रॉफिक है। ठीक है, लोग खाना ले रहे हैं बाहर से मोस्टली, तो ठीक है कुछ होते हैं लेकिन मोस्टली हिटोट्रॉफिक होते हैं। एंड हैबिटेट यानी कि कहाँ पे रहते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर पानी में आपको देखने को मिलेंगे। सोलिटरी हावर फीवर कॉलोनियल, कुछ मतलब सोलिटरी का मतलब है कुछ अकेले एकांतवासी होते हैं, कुछ कॉलोनी में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ठीक है, यूग्लेना यूजेस फ्लैगलम फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, अमीबा यूजेस स्यूडोपोडिया, ठीक है, फॉल्स फीट, एंड पैरामीशियम यूजेस सीलिया that also helps to move food to its oral cavity, and प्लाज्मोडियम भी अपना होता है। ये सारे ना प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ मतलब देखो, ये हम किंगडम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा। अब याद करो, सम गर्ल्स फ्रॉम आर क्लास प्ले कबड्डी। किंगडम के अंदर कौन आ रहा था? किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होंगे, तो वैसा ही प्रोटिस्टा किंगडम में एक फाइलम है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। समझ में आ गई आपको बात? तो ये प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम है ये। प्लाज्मोडियम के बारे में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे और डिजीज में भी। क्यों? क्योंकि इससे आपका मलेरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है, इसी प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब डिजीज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मलेरिया वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज़? कसम फंड में पूरा पैसा क्यों डोनेट नहीं किया? मतलब पूरा पैसा नहीं किया, 88,000 का था। ठीक है, 88,000 आया था, जो मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आप देखोगे, डोनेटेड दिस मच टू, और उसका मैंने बोला था कि इंटू 2 करके करूँगा तो 176,000 मतलब 1,76,000 किया। फीमेल एनोफिलीज जो होता है वो आपका वेक्टर होता है इस केस में। ठीक है, वेक्टर का मतलब है वो कैरियर होता है। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं अपने आखिरी आज के किंगडम पे, एंड दैट इज फंजाई, फंगस यानी कि कवक। कवक की अगर बात करेंगे, सेल टाइप, कोशिका का प्रकार कैसा होता है? देखो, हमने क्या पढ़ा था इनिशियली? हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, आपके यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। आगे ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा पे बढ़े, यूनिसेलुलर थे बट यूकैरियोटिक हो गया। ठीक है, प्रोटिस्टा पे आए ठीक है, यू कैसे थे? ठीक है, सॉरी, मोनेरा प्रोटिस्टा पर, अब आगे फंगस पे। अब फंगस में हम क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक हो गए और अभी मल्टी सेलुलर हो गया, बहुकोशिकी हो गए। कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट खमीर बोलते हैं इसको हिंदी में। ये एक तरीके का फंजाई होता है, यानी कि कवक ही होता है, बट इट इज यूनिसेलुलर। जनरली आपको जो फंजाई हैं यानी कि जो कवक हैं वो मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे, यानी बहुकोशिकीय देखने को मिलेंगे, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ईस्ट। ठीक है, क्लियर, डन। अब आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल इनमें होती है, सेल वॉल इनमें भी होती है और प्लांट में भी होती है। प्लांट की सेल्यूलोज की बनी होती है और इनकी काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, क्लियर है, काइटिन की बनी हुई होती है। न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रिशन में ये हिटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। जैसे कि अमीबा जो कर रहा था वो होलोजोइक होता है, हम आगे पढ़ेंगे। हम इंसान भी होलोजोइक ही हैं। ठीक है, खाना अंदर लेते हैं, देन एक्सक्रीटा बाहर निकाल देते हैं। इसी में आता है सेप्रोफाइटिक, जो भी मैंने आपको बताया, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर अपना खाना जो फीड करते हैं उनको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। जो डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, उनको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। तो कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, एग्जांपल के तौर पे सड़ रही हुई ब्रेड पे जो कवक लगती है, फंगस लगती है, वो सेप्रोफाइटिक नेचर की होती है और उसको हम राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं या राइजोपस बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में फिर से पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है थ्रू स्पोर्ट्स के थ्रू खुद को रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, देन इसी तरीके से आपको, ठीक है, फंगस होगा। इसी तरीके से आपको जो वो मशरूम होती है, मशरूम, ओके, मशरूम भी आपकी एक फंगस ही है। ईस्ट भी, ठीक है, ये तो हो गया ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट, खमीर, ठीक
ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है, ईस्ट, ये भी आपका फंजाई होता है। ईस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है हम देखेंगे, एसेक्सुअल सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। ईस्ट के बारे में आप जरा सर्च करना यूट्यूब पे। ईस्ट मतलब ऐसा होता है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, थोड़ा सा ईस्ट लो और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो, भाई साहब इतना भयंकर रेप्लिकेट करता है ना वो, मतलब ईस्ट को जब शुगर मिलती है तो बहुत भयंकर तरीके से रेप्लिकेट करता है खुद को ये, ठीक है। खैर ये चीज़ समझ में आपको। माइकोराइज है जैसे म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ फायर प्लांट। देखो ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर में, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं और म्यूचुअलिस्टिक भी होते हैं। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब ये होता है कि ये म्यूचुअलिज्म यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में रहते हैं, ऐसा से उनसे शादी कर लेते हैं ऐसा। जैसे अपना लाइकेन है, लाइकेन जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक संकेतक है। लाइकेन जो है प्राकृतिक संकेतक है, किसका मिलकर बना हुआ है, एल्गे प्लस फंगाई का। मतलब ये जो फंजाई है यहाँ पर, ये एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा रहा है। क्या बोलते हैं इसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गे और फंगाई के बीच में होती है, जिससे कि वो लाइकेन बनाता है, विच एक्ट्स एज द नेचुरल इंडिकेटर। ये प्राकृतिक संकेतक के तौर पे काम करता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि जब भी क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, क्लाइमेट जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसा फिनोमेना होगा, तो लाइकेन अपना कलर चेंज करके ये हमें दिखाने लगता है। यानी कि नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर इतनी चीज़। अब ये जो आपके कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हमने देखा था राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम ये एक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं उनकी रूट्स में एग्जिस्ट करता है, उनको नाइट्रोजन देता है। हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन पर हम फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं, मेनली नाइट्रोजन में स्पेस फर्टिलाइजर्स होते हैं, जबकि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, 78% 78% है। तो फिर भी क्यों डालते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। लेकिन राइजोबियम जो होते हैं ये ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे प्लांट के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर फंजाई जो होता है इनको क्या होता है, वाटर मिनरल देता है, और एल्गे क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करके दे देता है। उसी तरीके से राइजोबियम लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाती है। जनरली जो हमारी लेगुमिनस क्रॉप होती हैं, जैसे दालें वगैरह उसमें आती हैं, तो उनकी रूट्स इनको रहने के लिए जगह दे देती है, और इंटर्न राइजोबियम उनको नाइट्रोजन फिक्स करके डायरेक्टली दे देते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, ठीक है। लाइकेन के मैंने आपको बताई दिया किस तरीके से क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज़, ये टाइप्स ऑफ फंजाई आपको देखने को मिलेंगे। एग्जांपल्स हैं जैसे कि ये सारे आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं, बस देख लो थोड़ा सा, ठीक है। काइटिडायोमाइकोटा, ठीक है, जाइगोमाइकोटा एंड देन बेसिडियोमाइकोटा, और ये आपका एस्कोमाइकोटा। ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं फंजाई के, यानी कि जो कवर के उसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है हमारा किंगडम प्लांटे, जो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो एटलीस्ट 1 घंटा तो इसमें लगेगा ही, और फिर क्वेश्चंस भी हैं, तो इसीलिए इसको कल करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आयुष फॉर रिलीफ ऑन किलिंग पे क्लिक करो, चेक किया उसमें क्या डिजिटल नोट्स अनपेड के लिए भी, अनपेड के लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डिजिटल नोट्स जो हैं आपके, जिन्होंने इसमें जो कोर्स है उसमें एनरोल कर रखा है, ये कल का हमारा प्लांट किंगडम का ये पूरा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो जिन्होंने भी एनरोल कर रखा है, ठीक है, उनके लिए, और आप चाहें तो कॉम्बो बैच है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर